नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज विषय है पंजाब और पिछले 24 घंटे। पिछले 24 घंटों में पंजाब में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और लगातार होता जा रहा है। जो घटना है उससे समाचार चैनलों के माध्यम से आप सभी परिचित हैं, इसलिए हम समाचार नहीं सुना रहे हैं आपको, बल्कि इसकी कुछ अंतर कथाएं और उसके कुछ अंतर कथाओं से उपजी हुई जो समझ है, जो कि आगे काम आने वाली है, उस पर हम बात करेंगे। अमृतपाल की पहले कही गई पंजाब में गिरफ्तारी, और अब कहा जा रहा है कि पंजाब का वह अराजक अमृतपाल भगोड़ा है पंजाब पुलिस के हिसाब से। जी हाँ, तो ये है कागज पर पंजाब पुलिस का स्टैंड अमृतपाल को लेके। अमृतपाल दुबई में एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने वाला लड़का। दर्शकों, लगातार उसकी ऐसी तस्वीर मीडिया में दिखाई जा रही है और वो खुद इस तस्वीर, इस गेटअप में घूम रहा था, एक पगड़ीधारी केशधारी सिख। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि हमने अपने थंबनेल पर उसकी जो तस्वीर लगाई है वो एक ऐसे लड़के की है जो हाथ में मोबाइल लेके अपनी सेल्फी ले रहा है और दुबई में ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। वहाँ से अचानक ये लड़का पंजाब आता है और ये खुद मोंगा ज़िले के, उस सीमावर्ती मोंगा ज़िले का निवासी है, वहाँ के एक गांव का निवासी है। अचानक ये आके खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने का प्रयास करता है, फिर ये अपना गेटअप चेंज करता है और एक पगधारी सिख के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है। जाहिर है कोई समर्थक मिलते ही मिलते हैं। ऐसी कोई अलगाववादी मानसिकता नहीं है जिसके कोई न कोई समर्थक इस देश में 140 करोड़ की आबादी में न मिले। ये बड़ा सहज है। लेकिन जब पिछले दिनों अजनाला थाने पर इसने गुरु ग्रंथ साहब के आड़ में छिप के हमला करने का प्रयास किया, उसको लेकर सिख आबादी जो पंजाब की थी, चाहे वो धार्मिक संगतें हों, चाहे सामान्य सिख आबादी हो या पंजाब के और पंजाबी आम जनता हो, उसके मन में बहुत गुस्सा था। और वहीं से शुरू हुआ अमृतपाल के उतराव। आज भगोड़ा बन के घूम रहा अमृतपाल पंजाब पुलिस के आगे आगे भाग रहा है और पंजाब पुलिस उसको तलाश रही है। हालांकि मीडिया में सबसे तेज चैनल और सबसे तगड़ी ब्रेकिंग के चक्कर में ये जरूर शुरू में कह दिया गया कि अमृतपाल को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि उसके 78 से भी ज़्यादा सहयोगी, साथी, संगी वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अमृतपाल को कागजी रूप से, यानी औपचारिक रूप से पंजाब पुलिस भगोड़ा बता रही है। अब यहाँ जिस तरफ मैं आपको ले चलना चाहूँगा, मैं उस उम्र से आता हूँ जिसने 80 का दशक और पंजाब को देखा है। उस समय भी पंजाब में अलगाववादी मानसिकता के मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन तत्कालीन शासन, उसकी गलत नीतियाँ चाहे वो जैसी भी रही हों, उसने सतही तौर पर अगर कोई पंजाब के बारे में और 80 के दशक को जानने का प्रयास करता है तो पूरे पंजाब की पंजाबियत को, पूरे पंजाब की सिख आबादी को एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ। लेकिन ऐसा था नहीं। मुट्ठी भर चंद लोग थे और वही मानसिकता आज भी है, मुट्ठी भर गिने हुए लोग हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए पंजाब की वही जनता, जब अमृतपाल नाम का एक अराजक लड़का उसी तरह के 80 के दशक के ताने बाने के साथ अपने आप को समाज में ले जाने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले अगर नाराज़गी और कड़ा विरोध आता है तो वहीं पंजाब की सिख आबादी से आता है, धार्मिक संगठनों से आता है। तो ये बदलाव है 80 के दशक से और आज जब हम 2023 में हैं। लेकिन विदेशों से, चाहे वो कनाडा रहा हो, चाहे वो यूके रहा हो, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी तमाम जगहों से वो मुट्ठी भर लोग अब भी ये प्रयास कर रहे हैं, करने का पूरा उनका हिसाब किताब बना लिया था उन्होंने। आइए जरा आपको इतिहास में ले चलते हैं।
इतिहास में पंडित नेहरू सबसे पहले हमारे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। धारा 356 का बड़ा हमेशा चर्चा होती है। जब भी किसी राज्य में कुछ भी होता है जो बहुसंख्यक लोगों को या किसी को भी सूट नहीं करता, तो वो ये अपेक्षा करने लग जाता है कि केंद्र सरकार को 356 धारा का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जी हाँ, इसकी शुरुआत बिल्कुल हुई आज़ादी के ठीक बाद हुई, जब विश्व में सबसे पहली और एकमात्र लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई केरल की वामपंथी सरकार को पंडित नेहरू ने सबसे पहले 356 धारा का इस्तेमाल करते हुए बर्खास्त कर दिया। इस देश में अब तक 356 के कुल 132 बार इस्तेमाल हुए, जिसमें से 90 बार अकेले कांग्रेस की सरकारों ने इस्तेमाल किया है और श्रीमती इंदिरा गांधी ने 50 बार धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है। ले चलते हैं आपको 80 के दशक में और पंजाब में ही ले चलते हैं। 1984 का जब दुखद कांड हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहां तक स्थिति क्यों पहुंची, ये हमारा आज का विषय नहीं है। लेकिन उस समय कांग्रेस की दरबारा सिंह की सरकार थी पंजाब में। श्रीमती गांधी ने जब वहाँ पर हिंसाएं शुरू हुई, जिसके लिए कौन जिम्मेदार था, उसको उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए कौन जिम्मेदार था, ये कभी और। लेकिन मार्च 84 के समय जब अति हो गई, हिंसा काबू में नहीं आ रही थी, तो इन्हीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी ही कांग्रेस की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री दरबारा सिंह थे, उनको बर्खास्त किया, उनकी सरकार को बर्खास्त किया और वहाँ राज्यपाल शासन लगाया। 85 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। इंदिरा जी को जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी वो पंजाब में स्थिति को काबू में कर लें, इसलिए उन्होंने जून के महीने में 1 जून से 8 जून तक 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। उसके बाद जो हुआ वो सब इतिहास है, जो लगातार होता रहा वह भी इतिहास है। अब आते हैं वर्तमान पर। 9 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, लगभग 9 साल पूरा होने जा रहे हैं और एक भी उदाहरण नहीं है जहां पर किसी भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया गया हो। भारत संघीय गणराज्य है, केंद्र और राज्य शासन अलग अलग हैं, काम बटे हुए हैं और किसी अराजक, किसी गुंडे, किसी मवाली को कंट्रोल करना, उसको काबू में करना, यानी कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। राज्य की सरकार उसको करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रयास करने का, क्या प्रयास हो रहा था लगातार। पंजाब में जब से ये अलगाववादी मूवमेंट शुरू हुआ, एक बार फिर से जोर पकड़ना शुरू हुआ, किसान आंदोलन के नाम पर जो भी महफिल सजाई गई, उसकी आड़ में ये धीरे धीरे शुरू हुआ। आप सबको पता है, वो पूरा आप लोगों को ये पूरी जानकारी है कि कैसे कैसे होता गया। उसकी आड़ में प्रयास ये किया गया कि सीधे सिख आबादी को केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाए। ये पूरा प्रयास हुआ और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में लोगों को संघीय व्यवस्था की बहुत कम समझ है, या अगर है भी तो उसको लोग अजीब तरीके से लेते हैं। यहाँ तो स्थिति ये है कि घर का आटा खत्म हो जाए, बिजली चली जाए, पुलिस स्टेट की काम न करे, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाने लगता है। यही स्थिति यहाँ थी। लेकिन जब धीरे धीरे स्थितियाँ आगे बढ़ी, केंद्र सरकार नज़र रखे हुई थी और सबकी जानकारी में है, पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की एक मीटिंग हुई। 40 मिनट तक ये मीटिंग चली। लेकिन इस मीटिंग के साथ ही साथ मान लौट के आए। शुरू में ये दिखा
कि वो सरकार आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में पूरी तरीके से अलगाववादी मानसिकता के भरपूर सपोर्ट के साथ, चाहे वो भारत में यहाँ देसी सपोर्ट हो या विदेशी सपोर्ट हो, उन्हीं के जरिए चुन के आती हुई ऐसी दिखी थी बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना कि मंचों से भाषण देना बड़ा अलग काम होता है, लेकिन जब आप मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में टेबल पर बैठते हैं और फाइलों में काम करते हैं तो आपको संघीय व्यवस्था के अनुसार काम करना पड़ता है। और जब केंद्र सरकार ने लगातार अपनी पैनी नज़र रखने के बाद गृह मंत्रालय ने तलब किया, एक मुलाकात हुई मुख्यमंत्री के साथ, 40 मिनट की उस मुलाकात के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब वापस लौटे तो एक दूसरे तरीके का कामकाज वहाँ देखने को मिला। यही वो पंजाब पुलिस है जो बीते कुछ दिनों पहले अजनाला थाने में बिल्कुल बेबस होकर खड़ी थी। और पंजाब में ऐसी तमाम अराजक घटनाएं होती गई, चाहे वो लोगों को मारने का हो, चाहे बेअदबी के नाम पर हो, ये सारा कुछ किया जाता रहा। और वही पंजाब पुलिस बिल्कुल निठल्ली, मासूम, असहाय बनी दिखाई दी, ऐसा लगा। लेकिन पिछले 24 घंटों में पंजाब पुलिस वही है, वही पंजाब पुलिस है और वही अराजक लोग हैं जो भागे भागे फिर रहे हैं। 78 गिरफ्तार हुए और भी गिरफ्तारियां होंगी, लगातार कार्रवाइयां होंगी। यहां थोड़ा सा अंतर है। पिछले 9 सालों में एक बार भी धारा 356 का ना इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि कौन सा काम किसके हिस्से का है और उसी को करना है। आज जो भी कार्रवाई हो रही है पंजाब में, वो पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस द्वारा हो रही है। हाँ, केंद्र सरकार का पूरा उसको सपोर्ट है और सपोर्ट होना चाहिए। संवैधानिक रूप से बाध्य है केंद्र सरकार कि राज्य सरकार और उसके राज्य में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो पहला फर्ज, पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लेकिन उसके साथ केंद्र को भी पूरी तरीके से तैयार होना होता है कि वो उसको बैकअप सपोर्ट दे। और कैसे बैकअप सपोर्ट है? 10 कंपनियां सीआरपीएफ की इस समय पंजाब में है, 12 कंपनियां बीएसएफ की इस समय पंजाब में है, 10 कंपनियां आईटीबीपी की इस समय पंजाब में है और 10 कंपनियां एसएसबी की इस समय पंजाब में हैं, 8 आरपीएफ की कंपनियां पंजाब में हैं। यह है केंद्र का सपोर्ट और ये है असली संघीय व्यवस्था जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने कार्य क्षेत्र के दायरे में रहते हुए पूरी तरीके से समन्वय स्थापित करते हुए एक लॉ एंड ऑर्डर की उत्पन्न व्यवस्था को, अव्यवस्था को कैसे कंट्रोल करते हैं। यही तरीका है नरेंद्र मोदी का। चलते चलते आपको एक छोटी सी घटना जो मुझे याद आ रही है वो बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही समय सही स्थान का चुनाव करते हैं, सही बात बोलने के लिए और सही काम करने के लिए। यूपी चुनाव आने वाले थे, उसके ठीक पहले उज्ज्वला योजना, केंद्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, उसको लॉन्च करना था और उसको लॉन्च करने का तय किया प्रधानमंत्री ने कि वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उस उज्ज्वला योजना को लॉन्च करेंगे। यकीन मानिए किसी के ये समझ में नहीं आया कि ये बलिया से लॉन्चिंग का क्या मतलब है उज्ज्वला योजना का। उस समय तमाम लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई, तमाम पॉलिटिकल पंडितों ने अपनी बुद्धि लगाई और ये कयास लगाया गया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, इसलिए प्रधानमंत्री बलिया से इस योजना को लॉन्च कर रहे हैं। यकीन मानिए प्रधानमंत्री बलिया में जब मंच पर आए और बोलना उन्होंने शुरू किया, उसके पहले तक किसी को ये भान नहीं था। सब लोग यही समझ रहे थे, यही कयास लगा रहे थे, चूँकि यूपी चुनाव है इसलिए उन्होंने ये जगह चुनी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब पहला उद्बोधन अपना शुरू किया और पहली लाइन में उन्होंने नमस्ते प्रणाम करने के बाद बोला कि बलिया पूरे भारतवर्ष का एकमात्र वो जिला है जहां आबादी के अनुपात में सबसे कम एलपीजी कनेक्शन है और इसलिए उज्ज्वला योजना की लॉन्चिंग बलिया चुनी गई। तो आप सोचें, वो इतने व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को अगर कोई भीड़, चंद लोग, चंद विदेश में बैठी हुई मानसिकताएं, नकारात्मक, अराजक, अलगाववादी मानसिकताएं अगर ये चाहें
कि वो पंजाब की अपनी शांति प्रिय जनता के परोक्ष उनको खड़ा कर दें, सामने खड़ा कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला। बहुतों की आस मिटी है कि 356 क्यों नहीं लगा, पंजाब में सरकार बर्खास्त क्यों नहीं की गई। आज पंजाब का वही अराजक भगोड़ा बन के फिर रहा है, भागे भागे फिर रहा है, आज नहीं तो कल गिरफ्तार होगा। ये राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार उसको बखूबी अंजाम दे रही है। वही पंजाब पुलिस आज पूरी तत्परता, पूरी दिलेरी, पूरे मनोबल के साथ इस स्थिति को संभालने में लगी है। इसलिए थंबनेल पे जो हमने कहा उसी को एक बार दोहराते हुए आपसे विदा लेंगे। मोदी हैं ये, इंदिरा जी नहीं। किसी गुंडे को काबू में करना राज्य सरकार का विषय होता है, केंद्र सरकार का नहीं। और शायद यही वजह है कि भगोड़े अमृतपाल को अब ये समझ में आ रहा होगा कि ये साल 1984 नहीं है, ये साल 2023 है, ये नया भारत है और एक सकारात्मक सोच की ऐसी केंद्र सरकार है जो कि राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र को समझती है, ना उसे डिस्टर्ब करती है, उसको अपना काम करने देती है। साथ में सबसे बड़ा जो सुखद परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन इस बार देखने को मिल रहा है, 84 में भी यही स्थिति थी, लेकिन इस बार जो सामने सामने दिख रहा है कि अब पंजाब की वो शांति प्रिय जनता, पंजाब के सिख आबादी कभी भी इस तरह के अलगाववादियों को अब कोई स्थान नहीं देने वाली है। चंद लोग हैं और वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो इसी सकारात्मक मोड के साथ पंजाब की जनता, पंजाब की सिख आबादी को धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।